ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आगे आप विस्तार से देखने वाले हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार का बड़ा फैसला। 18 दिसंबर से दूसरे राज्यों की सिर्फ BS6 गाड़ियों को ही एंट्री मिलेगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बगैर डीजल पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। मनरेगा को बदलने वाले जी रामजी बिल पर सरकार और विपक्ष में संग्राम छिड़ गया है। महात्मा गांधी का नाम हटाने का विरोध। सरकार बोली बापू भी चाहते थे रामराज, इसी सत्र में बिल पास कराने की है तैयारी। भारत लाए गए गोवा अग्निकांड के आरोपी लूथरा ब्रदर्स दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। गोवा पुलिस रिमांड की मांग करेगी। और कोहरे के चलते कई जगहों पर सड़क हादसा हुआ। मथुरा में गाड़ियों की भिड़ंत में मृतकों की संख्या बढ़ी है और अब तक 13 यात्रियों की मौत हो चुकी है। कई अभी भी घायल हैं। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया और राष्ट्रपति ने इस पर दुख भी जताया है। विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां वर्धा में एक बेकाबू कार ने 4 छात्रों को टक्कर मार दी। इस हादसे में चारों छात्राएं घायल हो गए हैं। गनीमत रही कि कार की स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, वरना यहां हादसा और गंभीर हो सकता था। कार आई और छात्रों को रौंदती चली गई, जिनमें से 3 पैदल थे और एक साइकिल से जा रही थी। तभी अचानक कार आ गई। सीसीटीवी में दिखा कि कार के नीचे पहले से ही एक साइकिल फंसी थी। उसी की चपेट में छात्र छात्राएं आ गए। गनीमत रही कि कार की चपेट में आने से कोई गंभीर तौर पर घायल नहीं हुआ। लोग तुरंत मदद के लिए भागे। कार ड्राइवर की गलती से ये हादसा हुआ, लेकिन जिस तरह छात्र छात्राएं रोड पर चल रहे थे वो भी सही नहीं है, क्योंकि सड़क गाड़ियों के चलने के लिए बनी है और फुटपाथ पैदल चलने वालों के लिए। ऐसे में नियमों का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। यूपी के प्रयागराज में 12वीं के एक छात्र पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला तब हुआ जब वो छात्र सामान लेने के लिए अपने घर से निकला था। आरोपियों ने हमला क्यों किया, फिलहाल ये पता नहीं चल पाया है। लेकिन घर से बाहर आते ही करीब 6 युवकों ने उसे घेर लिया और उस पर टूट पड़े। कुछ आरोपी डंडे से उसकी पिटाई कर रहे थे, जबकि कई आरोपी उस पर ईंटें बरसा रहे थे। आरोपियों ने चारों तरफ से उस पर ऐसा हमला बोला कि वो छात्र संभाल ही नहीं पाया। इससे पहले ये आरोपी गली में घात लगाए पीड़ित छात्र का इंतजार करते दिखे। छात्र जैसे ही बाइक से वहां पहुंचा, आरोपियों ने उसे रोक लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। हमले में छात्र सड़क पर ही गिर गया। इसके बाद एक आरोपी ने ईंट उठाई और उसके सिर पर दे मारी। छात्र को मरा हुआ समझकर सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बाद में परिवार वालों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री गौतम टेटवाल की मुफ्तखोरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल मंत्री गौतम टेटवाल MP के राजगढ़ में हाट बाजार का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन यहां उन्होंने जो हरकत की वो वायरल हो गई। हाट बाजार के निरीक्षण के दौरान मंत्री गौतम टेटवाल ने एक मूली उठाई और खाने लगे। मूली खाते खाते मंत्री गौतम टेटवाल एक कार्यकर्ता को पीछे करते हुए आगे बढ़े और फिर एक दुकान से 2 अमरूद उठाए और दोनों हाथों में अमरूद लेकर खाने लगे। मंत्री जी को मुफ्त के अमरूद खाता देख उनके साथ चल रहे कार्यकर्ता भी हंसने लगे। हालांकि मंत्री गौतम टेटवाल मुस्कुराते हुए बेपरवाह अंदाज में चलते रहे। हद तो तब हो गई जब एक दुकान पर कच्ची हल्दी देखकर मंत्री गौतम टेटवाल रुके और चलते चलते दुकानदार से कहा कि 1 किलो हल्दी कार्यालय भिजवा देना। मंत्री गौतम टेटवाल का ये बेबाक अंदाज अब चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इस पर अलग अलग रिएक्शन दे रहे हैं। मथुरा में रात करीब 2 बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर ऐसा भयानक सड़क हादसा हुआ कि 13 लोग जिंदा जल गए। आगरा से नोएडा की तरफ जा रही 8 बसें और कई छोटी गाड़ियां घने कोहरे के कारण एक दूसरे से टकराती चली गई। अरे कोई है नहीं क्या इसमें? टक्कर इतनी तेज थी कि सभी गाड़ियां जलने लगी। आदमी बच जाए यार, बाकी तो नुकसान टायर फटे लगे। नहीं फट गए टायर, तो फटे थे। इस भयानक हादसे में कई लोग जिंदा जल गए, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। जिंदे आदमी चल रहे हैं भाई, जिंदे। हादसा और भी भयंकर हो सकता था, लेकिन काफी लोग बसों से उतर गए थे तो बच गए।
वहीं इस घटना का सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया। सीएम योगी ने घायलों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए अधिकारियों को तुरंत मौके पर भेजा, जिसके बाद घायलों को तुरंत दूसरी गाड़ियों से दिल्ली नोएडा पहुंचाया गया। सबको दिल्ली तक छोड़ा जाएगा, कोई और किसी को कोई किराया भाड़ा नहीं देना चाहिए। हादसे में जान गंवाने वाले यात्रियों के परिजनों को सीएम योगी ने 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। हादसे के बाद मथुरा प्रशासन ये दावा कर रहा है कि उसने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया, लेकिन हकीकत यह है कि बसों में लोग जिंदा जलते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों का तो यहां तक दावा है कि टक्कर होते ही बम जैसा धमाका हुआ। बस में लोग चीखते रहे, मदद को पुकारते रहे। जो लोग शीशा तोड़कर बस से बाहर निकल सके वो खिड़की का शीशा तोड़कर कूद गए और जो नहीं कूद पाए वो जिंदा जल गए। हादसे का शिकार हुई एक युवती ने तो प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। आग बहुत कम लगी थी, लेकिन फायर ब्रिगेड बहुत लेट में आई है और पुलिस भी बहुत लेट में आई है। उनको थोड़ा टाइम पे आना चाहिए था, तो शायद जितने लोग मरे हैं वो ना मरे होते। युवती ने बताया कि जिस बस में वो सवार थी उसमें 9-10 लोग जिंदा जल गए, लेकिन वो किसी तरह बाहर निकलने में सफल हो पाई। एक बच्चा मेरी गोद में आके अचानक गिरा, उसके बाद मैंने अपना सामान छोड़ दिया उस बच्चे को बचाने के लिए कि मैं उसको खिड़की से बाहर कर दूं। फिर कैसे भी एक आदमी ने मुझे खिड़की से बाहर निकाला। बस में सवार यात्री अभी तक इस हादसे से उबर नहीं पाए हैं। देर रात हुए उस खौफनाक मंजर को याद कर लोग अभी भी सहमे हैं। अबू धाबी में चल रहे आईपीएल के ऑक्शन में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन ने तो गर्दा ही उड़ा दिया है। वो आईपीएल इतिहास के तीसरे सबसे महंगे और सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, क्या है उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने ग्रीन को 25 करोड़ 20 लाख में साइन किया है, लेकिन बीसीसीआई के नए नियमों के हिसाब से ग्रीन को 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। दरअसल नया नियम ये कहता है कि किसी भी विदेशी खिलाड़ी को 18 करोड़ से ज्यादा की रकम नहीं मिल सकती। बाकी के 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई वेलफेयर फंड में चले जाएंगे। कैमरून ग्रीन के अलावा केकेआर ने श्रीलंका के मधीशा पाथिराना को 18 करोड़ में खरीदा है। कैमरून ग्रीन और पाथिराना के बाद बात भारत के सरप्राइज पैकेज की भी कर लेते हैं। भारत के 3 घरेलू क्रिकेटर्स पर आईपीएल ऑक्शन में पैसों की बरसात हुई है। उत्तर प्रदेश के प्रशांत वीर, जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स यानी कि सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख रुपए देकर अपनी टीम में शामिल कर लिया है। 20 साल के प्रशांत वीर ने यूपी T20 लीग में 3 अर्धशतक मारे थे और यहीं से वो सबकी निगाहों में आ गए। राजस्थान के बड़े हिटर कार्तिक शर्मा को भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख में साइन किया है। 19 साल के कार्तिक 12 T20 में अब तक 28 छक्के वो मार चुके हैं। प्रशांत और कार्तिक दोनों का बेस प्राइस 30 लाख रुपए था। उधर जम्मू कश्मीर के पेसर आकिब नबी पर दिल्ली कैपिटल्स ने 8.40 करोड़ रुपए देकर बड़ा दाव खेला है। रणजी ट्रॉफी के 12 मैच में 68 विकेट ले चुके हैं आकिब। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने के लिए एक व्यक्ति ने ऐसी साजिश रची जिसके बारे में पुलिस ने खुलासा किया तो सब हैरान रह गए। खुद की मौत का नाटक करने वाला प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में काम करता था। लातूर के बानवाड़ा शिवरा में ये कार जली हुई हालत में मिली थी। इसमें ड्राइविंग सीट पर बैठा व्यक्ति भी जलकर राख हो गया था। पुलिस को गाड़ी में कुछ ऐसी चीजें मिली जिसके आधार पर गाड़ी मालिक गणेश चौहान की पहचान हुई, लेकिन कॉल डिटेल से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर पता कर लिया कि कार मालिक गणेश चौहान जिंदा है। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब गणेश जिंदा है तो कार में जलकर मरने वाला कौन था। जांच करने पर इस बुजुर्ग के बारे में पता चला। बुजुर्ग का नाम गोविंद यादव था। जब गणेश अपनी कार से तुलजापुर टी पॉइंट से गुजर रहा था तो इस बुजुर्ग ने उससे लिफ्ट मांगी थी। गणेश ने लिफ्ट दी और सुनसान इलाके में हत्या कर शव को बोरी में भर दिया। मौका देखकर शव को ड्राइविंग सीट पर रखकर कार में आग लगा दी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि फ्लैट की EMI नहीं दे पा रहा था, इसीलिए इंश्योरेंस का 1 करोड़ पाने के लिए खुद की मौत का नाटक रचा था। मुस्लिम लड़की के चेहरे से हिजाब हटाने पर नीतीश कुमार घिर गए हैं। एक तरफ जहां मुस्लिम संगठनों ने इसे शर्मनाक बताया तो कुछ लोगों का कहना है कि वो लड़की को बेटी की तरह दुलार कर रहे थे। इस वीडियो पर ओवैसी की AIMIM भी आग बबूला हो गई कि क्या आपके परिवार की कोई महिला किसी फंक्शन में जाती है, उसका दुपट्टा या पल्लू कोई ऐसे हाथ से खींचे, खा वो कोई भी हो, किसी भी उम्र का हो, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? ये विवादित वीडियो सामने आने के बाद नीतीश कुमार सियासी विरोधियों के निशाने पर भी हैं। तो ये शोभा नहीं देता है एक मुख्यमंत्री को इस तरह की चीज करने की। अब इस मामले में नीतीश के बचाव का पक्ष भी सुनिए।
वो दुलार करते हैं। और कल का जो लोगों ने इस बात को, जो विरोधी भाई लोग हैं और विपक्षी मेरे भाई हैं, लोग उठाते हैं तो हंसी आती है। सब बातें नहीं होनी चाहिए, नेचर देखना चाहिए किसी पर लांछन लगाने से पहले। हालांकि विपक्ष इसको लेकर नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठा रहा है। मिडिल ईस्ट के देश जॉर्डन ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब आवभगत की। पीएम के जॉर्डन दौरे में दोनों देशों के बीच एनर्जी, पानी और डिजिटलाइजेशन पर कई डील साइन हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन के लिए कितने अहम हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब पीएम को जॉर्डन म्यूजियम तक जाना था, तब जॉर्डन का क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला खुद गाड़ी चलाकर उन्हें अपने साथ ले आए। क्राउन प्रिंस पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं। वहीं क्राउन प्रिंस पीएम को एयरपोर्ट तक छोड़ने भी आए थे। इससे पहले किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने भी पीएम का स्वागत किया। वहाँ हुए बिजनेस फोरम में प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और जॉर्डन के संबंध ऐसे हैं जहां ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य के आर्थिक अवसर एक साथ मिलते हैं। आज की तारीख में भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। देश की फार्मा कंपनियां वहां बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। हवा में घुलता जहर और बढ़ता प्रदूषण दिल्ली एनसीआर के चेहरे पर लगे बदनुमा दाग की तरह है, जो तमाम कोशिशों के बाद भी नहीं मिट रहे हैं। प्रदूषण के मुद्दे पर सर्वे एजेंसी लोकल सर्कल्स ने दिल्ली के लोगों से बात की और इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के लोगों ने कहा कि प्रदूषण अब पब्लिक हेल्थ क्राइसिस यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। इस सर्वे में शामिल 82% लोगों ने बताया कि उनके जानने वालों में कम से कम एक आदमी ऐसा है जो प्रदूषण की वजह से बीमार है। वहीं सर्वे में शामिल 28% लोगों ने यह दावा किया कि उनके जानने वालों में 4 या फिर 4 से अधिक लोग ऐसे हैं जो प्रदूषण की वजह से बीमार पड़े हैं। सर्वे में शामिल 8% लोगों ने यह कहा कि वो प्रदूषण से इतने परेशान हो चुके हैं कि अब दिल्ली एनसीआर छोड़कर कहीं दूसरी जगह बसने के बारे में भी विचार कर रहे हैं। हालांकि 92% लोगों ने कहा कि नौकरी और कामकाज की वजह से वो दिल्ली छोड़ने के बारे में सोच नहीं सकते। 73% लोगों ने यह बताया कि उन्हें इस बात का डर है कि वो प्रदूषण की वजह से होने वाले गंभीर बीमारियों का खर्चा लंबे समय तक नहीं उठा पाएंगे। लोकल सर्कल्स के मुताबिक इस सर्वे में दिल्ली एनसीआर के 34,000 लोगों ने हिस्सा लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कई उनसे जुड़े हुए नेताओं को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ये राहत नेशनल हेराल्ड केस में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में दी है। हालांकि कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि ईडी चाहे तो जांच जारी रख सकती है। ईडी ने अपनी चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, सुनील भंडारी, यंग इंडियन और डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को नामजद किया था। लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, कोर्ट ने भी मोदी सरकार की कार्रवाई को अवैध ठहराकर राजनीतिक बदले की दुर्भावना से रची इस साजिश को नाकाम किया है। वहीं प्रियंका गांधी ने कहा, बार बार कहा है कि सत्य की जीत होगी। इस नेशनल हेराल्ड के केस में कुछ नहीं है, सच्चाई है। इसको घसीट के आगे ले जा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का एक जवान एक टैक्सी ड्राइवर को उसकी गाड़ी के अंदर ही बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दिया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रही है। वीडियो में पुलिसकर्मी कार में घुसकर ड्राइवर को पूरी तरह पीटता नजर आया। ड्राइवर रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले ने उसकी एक ना सुनी। बाहर जुटे लोगों ने भी ट्रैफिक पुलिस वाले को पीटने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। भाई रहने दो यार, वो कितना मारोगे। इस ड्राइवर का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसके पास गाड़ी के पूरे कागजात नहीं थे। कानून कहता है कि अगर किसी के पास गाड़ी के कागजात नहीं है तो ड्राइवर और गाड़ी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस कार को जब्त कर सकती है, लेकिन ड्राइवर को इस तरह पीटने की इजाजत कानून हरगिज नहीं देता। वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर जानकारी दी गई है कि इस मामले में वरिष्ठ अधिकारी उचित कार्रवाई करेंगे। इधर यूपी के झांसी से छेड़खानी का एक मामला सामने आया, जहां एक मनचले ने एक महिला से छेड़खानी की और फिर फरार हो गया, लेकिन पूरी घटना वहां लगे हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मनचले ने महिला से तब छेड़खानी की जब वो अपने घर के बाहर गली में खड़ी थी।
दो महिलाएं खड़े होकर बातचीत कर रही थी, तभी बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे। महिलाओं के पास बाइक आते ही चलती बाइक से एक युवक कूद गया। इसके बाद वो एक महिला के पास पहुंचा और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा और जब महिला ने इसका विरोध किया तो वो वहां से फरार हो गया। बताया गया कि बाद में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलकर विकसित भारत जी राम जी बिल पेश हुआ तो फिर हंगामा मच गया। विपक्ष जोर जोर से नारेबाजी करने लगा तो वहीं सत्ता पक्ष ने प्रभु राम के नाम का जिक्र कर विरोधी स्वर को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बिल पेश करने के दौरान नारेबाजी होती रही। जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी। शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ नए बिल का नाम ही लिया था कि हंगामा होने लगा। इस विरोध पर किरण रिजिजू ने उसी वक्त कहा, लेकिन विपक्ष के सांसद हाथों में तख्तियां लेकर अपनी जगह पर खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। फिर दोहरा रहा हूँ कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और बापू ही कहते थे राम राज। वहीं प्रियंका गांधी ने नाम बदलने पर सरकार को घेरा। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। प्रियंका गांधी ने आपत्ति जताते हुए बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग करते हुए कहा, कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। देखिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा में बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रखी है। बिल पास होने के बाद नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी विकसित भारत जी राम जी हो जाएगा। मनरेगा के तहत 100 दिन का काम मिलता था, लेकिन विकसित भारत जी राम जी में 125 दिन काम देने का प्रावधान है। मनरेगा में पहले 90% केंद्र, 10% राज्य सरकार खर्च उठाती थी। वही विकसित भारत जी राम जी में बदलाव होगा, 60% केंद्र और 40% राज्य की ओर से फंडिंग होगी। नए बिल में 125 दिन रोजगार की गारंटी तो है ही, लेकिन बिल में मजदूरी का जिक्र नहीं हुआ है। वहीं हिमालयी और पूर्वोत्तर के राज्यों में इस पर होने वाले खर्च में केंद्र 90% तो राज्य की 10% की हिस्सेदारी होगी। काम पूरा होने के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। अगर 15 दिन में भुगतान नहीं तो बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार फसल कटाई, बुआई के वक्त काम रोक सकती है। ये योजना किन क्षेत्रों में लागू होगी, इसका निर्धारण केंद्र सरकार ही करेगी। दिल्ली के प्रदूषण को कम करने के लिए अब रेखा गुप्ता सरकार ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने आदेश जारी किया है कि 18 दिसंबर से दिल्ली में बाहर से आने वाली BS6 मॉडल से नीचे की किसी भी गाड़ी को एंट्री नहीं मिलेगी। अब पेट्रोल डीजल भी प्रदूषण का सर्टिफिकेट देखने के बाद ही दिया जाएगा। जिन गाड़ियों के पास प्रदूषण का PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें दिल्ली में 18 दिसंबर से पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। देखिए, इससे पहले एयर पोल्यूशन के चलते ही दिल्ली में नर्सरी से 5वीं तक के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। अब सरकार को यह विश्वास है कि नए नियमों को लागू करने के बाद प्रदूषण में कमी आएगी। नए नियमों से आम जनता कोई बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आई। आप दिल्ली के बाहर के वाहन को रोक रहे हैं और दिल्ली में जो इतनी वाहन चल रही है कि हमें दिल्ली ऑफिस जाना होता है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा जाना। खासकर चिंता ज्यादा उन्हें है जिन्हें रोजाना किसी काम से दिल्ली जाना होता है। मतलब मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ता है, उसको और मैं डेली छोड़ना और लेना होता है, और मैं कैसे जा पाऊंगा वहाँ पे। इधर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार को जगाने के नाम पर दिल्ली सचिवालय के बाहर थाली पीट रही थी। ऐसा है, मोदी जी ने कोरोना में थाली बजाई थी, कोरोना खत्म हो जाएगा, हम थाली बजा रहे हैं, रेखा गुप्ता जग जाए। जागना तो दूर, सरकार ने साफ कह दिया कि 10 महीने में प्रदूषण खत्म नहीं कर सकते। 9-10 महीनों में कोई सरकार आपको पूरा का पूरा पोल्यूशन को साफ कर सके, ऐसा असंभव है। राजनीतिक दावों और दावपेच के बीच सच यही है कि दिल्ली की हवा जहरीली है। गोवा अग्निकांड के आरोपी और नाइट क्लब के को ऑनर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को आज थाईलैंड से भारत लाया गया। दोपहर करीब 2 बजे इंडिगो की फ्लाइट से दोनों आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीम मौजूद रही। एयरपोर्ट पर पूरी प्रक्रिया होने के बाद दोनों भाइयों को गोवा पुलिस ने कस्टडी में ली। गोवा के एक नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई।
इस मामले में लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। इसी मामले में अब पुलिस लूथरा ब्रदर्स से पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि लूथरा ब्रदर्स को हाई प्रायोरिटी के आधार पर ट्रेड लाइसेंस किसने जारी किया था। बीएमसी चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। बीजेपी शिवसेना के बीच पहले दौर की बातचीत हुई और इस बीच सीएम फडणवीस ने अजित पवार की एनसीपी को लेकर बड़ी बात कह दी है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के बीच जब बैठक शुरू हुई तो शिवसेना ने 50-50 के फॉर्मूले के साथ बात की शुरुआत की। देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि अधिकतर जगहों पर शिवसेना के साथ ही बीजेपी का गठबंधन रहेगा और पुणे में बीजेपी का सीधा मुकाबला अजित पवार की एनसीपी के साथ ही नजर आएगा। 5 वर्ष चांगल्या पद्धतीनं पुण्याचा विकास केलेला आहे, त्यामुळे कदाचित पुण्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि भारतीय जनता पार्टी आमोरासमोर लढताना त्या ठिकाणी पाहायला मिळतील। पण असं असलं तरी ही मैत्रीपूर्ण लढत असेल, याच्यामध्ये कुठेही कटुता नसेल। हालांकि अजित पवार की एनसीपी के साथ बीजेपी कुछ सीटों पर गठबंधन करके भी चुनाव लड़ेगी। वहीं अजित पवार ने कहा कि जो मुख्यमंत्री ने कहा है वही फाइनल होगा। बीएमसी चुनाव के जरिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना एक बार फिर अपनी सियासी मजबूती दिखाने के लिए रणनीति तैयार कर रही है और इस बार इसकी जिम्मेदारी आदित्य ठाकरे के कंधों पर है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव की घोषणा होते ही आदित्य ठाकरे एक्टिव मोड में आ गए। आदित्य ठाकरे ने पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहती है कि उसने मुंबई के लिए अब तक क्या क्या किया। इसके लिए पंच लाइन है, आओ गर्व से कहें कि हमने क्या किया। यही पंच लाइन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उद्धव गुट के शिव सैनिकों की जुबान पर सुनाई देगी। बीएमसी पर लंबे समय से उद्धव ठाकरे का कब्जा रहा है और इस बार भी उद्धव ठाकरे इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहते। कांग्रेस ने कहा है कि बीएमसी चुनाव में महाविकास अघाड़ी की कोई भूमिका नहीं रहेगी, यानी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे अलग अलग ये चुनाव लड़ेंगे। उधर दूसरी तरफ ठाकरे भाइयों की जोड़ी नजदीक आती जा रही है। पिछले कई दिनों में कई ऐसे मौके आए जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखाई दिए। माना गया कि दोनों भाइयों में सियासी सुलह हो चुकी है और बीएमसी का चुनाव एक साथ लड़ने पर मोहर लग गई है। इस बीच संजय राउत उद्धव का संदेश लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के घर पहुंचे और अब माना जा रहा है कि इसी हफ्ते ठाकरे भाई गठबंधन की घोषणा कर देंगे। दोनों भाइयों का मकसद ये है कि मराठी वोटों के बिखराव को रोका जाए और साथ खड़े होकर मजबूती दिखाई जाए। हालांकि खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे अभी भी कांग्रेस के साथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।